नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम्स के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट के सारे टॉपिक देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। ये जो सारे शॉर्ट नोट्स हैं हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से। उन सभी वीडियो को मर्ज करके मैं आपको ये एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप आसानी से एक ही वीडियो के माध्यम से कम्प्लीटली रिविज़न कर सके। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको अधिकतम प्रश्न हमारे इस एक वीडियो से मिल जाएंगे। अब ये जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद में ही आपको विश्वास होगा। और बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से आपको। आप अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी मत रखिएगा। निश्चित रूप से आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रबंधन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है तो जो कि दिए गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, F.W. टेलर, इनको कहा जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता। और हेनरी फेयोल को कहा जाता है जो प्रबंधन के सिद्धांत है उनके जन्मदाता। तो ये दो फैक्ट आप ध्यान रखिए। प्रबंधन या फिर शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता क्या होती है, ये हम देखते हैं। प्रबंधन एक कला है, ये आप ध्यान रखिए। प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बहुआयामी, और इसे हम दूसरा अगर हम कहें तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। परिणाम उन्मुखी यानी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रक्रिया है। इसके अलावा जो अपना प्रबंधन है वो प्रबंधन हमेशा गतिशील होता है और परिवर्तनशील ये होता है। इसके अलावा यह एक सर्वव्यापी, सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सामूहिक प्रक्रिया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो प्रबंधन हमेशा व्यवस्थित और अनुशासनात्मक होता है और इसके अंतर्गत प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा हमें मिलती है। तो प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा प्रदान करना, ये सभी इसकी विशेषता है प्रबंधन की। इम्पोर्टेंट है, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आरपीएससी इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है जिनमें से कौन सी प्रबंधन की विशेषता नहीं है, तो एक कुछ अलग होगी, बाकी ये जो इम्पोर्टेंट है ये सभी मैंने यहाँ पर लिख ली है। आगे देखिए, शैक्षिक प्रबंधन के जो प्रमुख कार्य है वो कौन कौन से हैं। इंग्लिश टर्म्स आप इनकी जरूर ध्यान रखिएगा। नियोजन यानी प्लानिंग, डिसीजन निर्णय, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग निर्देशन, स्टाफिंग नियुक्ति, कोऑर्डिनेशन समन्वयन, नवप्रवर्तन इनोवेशन, कंट्रोल नियंत्रण, इंटीग्रेशन एकीकरण, कम्युनिकेशन संप्रेषण, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, और एक है प्रणाली नियंत्रण। तो ये सभी कार्य है शैक्षिक जो प्रबंधन है इसके। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वापस देख लेते हैं एक बार। नियोजन, निर्णय, संगठन, निर्देशन, नियुक्ति, समन्वयन, नवप्रवर्तन, नियंत्रण, एकत्रीकरण, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, प्रणाली नियंत्रण। आगे यहाँ पर देखते हैं इसके उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या क्या है, ऐसे इसके काफ़ी सारे इसके उद्देश्य हैं। इंपॉर्टेंट हम देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करना, बच्चों का सर्वाधिक या फिर सर्वांगीण विकास करना, कार्मिकों में व्यावसायिक क्षमताओं का संवर्धन करना और नीतिगत निर्णय लेना। तो ये सभी इसके उद्देश्य होते हैं प्रबंधन के। प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल डायरेक्टली सिलेबस के अंतर्गत हमारे मेंशन है। तो प्रिंसिपल के अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है, एक है प्राचीन विचारधारा, एक मानवीय विचारधारा और एक है व्यवहारिक विचारधारा। प्राचीन विचारधारा के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रशासनिक प्रक्रिया, क्लासिकल प्रबंधन और नौकरशाही विचारधारा आती है। वैज्ञानिक प्रबंधन का संबंध है टेलर से। जो प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा है इसका संबंध हेनरी फेयोल से। क्लासिकल प्रबंधन का संबंध गुलिक, उर्विक, मुने, रेले इनसे है। नौकरशाही विचारधारा का संबंध मैक्स वेबर से है। मानवीय विचारधारा का संबंध है एल्टन मेयो से। और व्यवहारवादी विचारधारा का संबंध मैरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड और क्रिस आर्गिस से है। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत ही एक वर्ड यूज होता है, मानसिक क्रांति। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में टेलर ने कहा था कि मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का सार है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट है। इस टॉपिक से जो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं वो अधिकतर बनते हैं। अब देखिए, टेलर
की वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें, तो इनके द्वारा 4 तकनीक बताई गई है। कौन कौन सी? एक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप यानी कार्यात्मक फॉर्मेनशिप, इसको इन्होंने 8 भागों में बांटा है। नियोजन इंचार्ज के रूप में 4 फॉर्मेनशिप बताई इनके द्वारा, और इन्होंने 4 फॉर्मेनशिप उत्पादन इंचार्ज के रूप में बताई है। तो एक तकनीक ये हो गई कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। एक तकनीक इनके द्वारा बताई गई है समय, गति, थकान अध्ययन। तीसरी है विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली, और एक है अपवाद का सिद्धांत। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आप ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं। देखिए, प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, इसका संबंध है हेनरी फेयोल से। इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत इनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट विचारधारा कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स कह सकते हैं, ये दी गई POCCC। इसकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो 3 C में, एक C का मतलब है कमांड, एक का है कोऑर्डिनेशन और एक का है कंट्रोल। और P से मतलब है प्लानिंग, O से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से RPSC के द्वारा कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न इस प्रकार का है कि निम्न में से हेनरी फेयोल के द्वारा नहीं बताया गया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बजटिंग या फिर कमांड। तो कमांड, इसके अंतर्गत बजटिंग शामिल नहीं है। अधिकतर कमांड जो ये है, अधिकतर इसके अंतर्गत बजटिंग वाला जो है वो चौथे ऑप्शन के रूप में आता है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा, बजटिंग का जो ये टर्म्स है ये गुलिक के द्वारा दी गई है पोस्ट कॉर्ब के अंतर्गत, वो हम आगे देखने वाले हैं। फेयोल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत। तो प्रबंधन के 14 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए, इनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा जो फर्स्ट सिद्धांत दिया गया है वो है कार्य विभाजन। इसके अलावा है अधिकार व उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को अधिक महत्व देना, पारिश्रमिक केंद्रीकरण, जो स्केलर श्रृंखला है ये, इसके अंतर्गत इनके द्वारा एक जो है सिद्धांत समझाया गया है गैंग प्लंग का। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये सिद्धांत किनका है? फेयोल का है। व्यवस्था, ऑर्डर, क्षमता, इक्विटी, कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व, पहल और सहयोग की भावना। तो ये प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए गए थे हेनरी फेयोल के द्वारा। तो ये 14 सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, और POCCC इसकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। शास्त्रीय विचारधारा, इससे संबंधित हैं गुलिक और उर्विक। इनकी पुस्तक का नाम आप ध्यान रखिएगा, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1937 के अंतर्गत ये पुस्तक इनके द्वारा लाई गई थी। तो इसके अंतर्गत देखिए, शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत सबसे पहले हैं लूथर गुलिक। इनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट टर्म्स दी गई पोस्ट कॉर्ब। इसके फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, P से मतलब है प्लानिंग, O से है ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेशन, और R से है रिपोर्टिंग, और B से है बजटिंग। ऊपर मैंने बताया था जो हेनरी फेयोल है, हेनरी फेयोल ने बजटिंग की जो ये टर्म्स है ये नहीं दी है, ये दी गई है लूथर गुलिक के द्वारा। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे देखते हैं गुलिक के प्रबंधन के सिद्धांत। ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। गुलिक के जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले है कार्य विभाजन। सेकंड इनके द्वारा दिया गया है विभागीय संगठनों के आधार। इसके अंतर्गत इन्होंने 4P की टर्म्स दी हैं। 4P से इनका मतलब है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। थर्ड सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है पद सोपान द्वारा समन्वय। चौथा है सचेत समन्वय। पांचवा है समितियों द्वारा समन्वय। विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, सूत्र व स्टाफ, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का क्षेत्र। तो 10 सिद्धांत गुलिक के द्वारा दिए गए हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा। और हेनरी फेयोल ने दिए थे 14 सिद्धांत। आगे देखते हैं उर्विक। उर्विक ने 8 सिद्धांत दिए हैं। तो 8 सिद्धांत कौन कौन से हैं? ये 8 सिद्धांत हैं नियंत्रण का क्षेत्र, उद्देश्य का सिद्धांत, स्केलर श्रृंखला, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, परिभाषा सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत, समानता का अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो ये 8
जो सिद्धांत है वो उर्वी के द्वारा दिए गए थे। अब देखिए ये जो सिद्धांत है इनके नाम तो हमें रटने ही होंगे और ये हमें याद भी तब होंगे जब हम इनका बार बार रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए ताकि अगर आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। थर्ड नंबर पर है मूने व रेले। इनकी बुक का नाम आप ध्यान रखिए, ऑनवर्ड इंडस्ट्री, 1931 में आई थी। इसमें इन्होंने 4 सिद्धांत बताए प्रबंधन के: कार्यात्मक विभेदीकरण, समन्वय या तालमेल, स्केलर प्रक्रिया और सूत्र व स्टाफ। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पर प्रतिमान दे रखे हैं जिसके अंतर्गत नौकरशाही प्रतिमान। इसके अंतर्गत नौकरशाही के प्रकार बताए गए हैं: मार्क्स 3 मार्क्स के द्वारा 4, अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और योग्यता आधारित नौकरशाही। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए मैक्स वेबर, इनके द्वारा सत्ता के 3 प्रकार बताए गए हैं: परंपरागत सत्ता, करिश्मय सत्ता और वैधानिक या फिर कानूनी सत्ता। मैक्स वेबर की पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं, ये अंतिम फैक्ट है हमारा प्रथम टॉपिक का। मानववादी विचारधारा है एल्टन मेयो से इसका संबंध है मानववादी विचारधारा का। इसके अंतर्गत इनके द्वारा एक प्रयोग किया गया था, हाथोन प्रयोग। इस प्रयोग के अंतर्गत इनके सहयोगी थे रोथलिसबर्गर, T.N. वाइट हेड और W.J. डिक्सन। इस प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने, ठीक है, जो हाथोन प्रयोग, इसके अंतर्गत टोटल 4 प्रयोग किए थे जिनके नाम है प्रकाश प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट, रूम प्रयोग, साक्षात्कार अध्ययन और अवलोकन अध्ययन। तो ये 4 प्रयोग थे हाथोन प्रयोग के अंतर्गत। तो ये हमें थोड़े से ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब देखिए आगे वाला टॉपिक काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी के द्वारा यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है, वो हम देखेंगे। TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, इसके अंतर्गत ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये है एक उपभोक्ता उन्मुखी व प्रक्रिया उन्मुखी प्रक्रिया या फिर एक कॉन्सेप्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता उन्मुखी है और प्रक्रिया उन्मुखी है। TQM जापानी शब्द काइजेन से प्रेरित है जिसका अर्थ होता है सुधार या अधिक उत्तम के लिए परिवर्तन। TQM की अवधारणा के विकास कालक्रम, तो ये देखते हैं हम। इसके अंतर्गत जो बर्गसेन व क्ले फजो, इनके द्वारा 4 प्रकार के क्रम बताए गए हैं, विकास क्रम। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? एक है गुणवत्ता निरीक्षण अध्ययन, गुणवत्ता नियंत्रण अध्ययन, गुणवत्ता आश्वासन और चौथा है TQM। अपने सिलेबस के अंतर्गत ये है TQM। एडवर्ड सेलिज, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है TQM इन एजुकेशन। इनके द्वारा इस पुस्तक में जो इसकी टाइम पीरियड बताया गया TQM का, वो बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति हुई थी 1980 से 1990 के दशक में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, फैक्चुअल फैक्ट जो हमें रखने होंगे या फिर याद करने होंगे। विलियम एडवर्ड डेमिंग, इनको TQM का जनक कहा जाता है। कोरू इशिकावा, ये जापान के हैं और इनके द्वारा दिया गया था गुणवत्ता चक्र। जोसेफ M जुरान, इनके द्वारा जुरान ट्रायोलॉजी दी गई थी जिसके अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इनके द्वारा दी गई, प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट और कंट्रोल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। TQM के शिक्षा क्षेत्रीय आयाम, यहाँ से आरपीएससी के द्वारा प्रश्न बनाया हुआ है। प्रश्न यह था कि शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम है, मूल्यांकन है और संभाषण है, ये किस आयाम के अंतर्गत शामिल है? तो ये हैं TQM के बौद्धिक आयाम के अंतर्गत शामिल। इसके अलावा जो भौतिक आयाम है इसमें भवन, पेयजल, टंकी, कंप्यूटर लैब, ये सभी शामिल हैं। भावात्मक आयाम के अंतर्गत हैं संबंध, जो संबंध होते हैं, शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गए, इनके मध्य जो संबंध होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। आध्यात्मिक आयाम के अंतर्गत मूल्य, प्रयोग, नवाचार, खोज, लक्ष्य, ये सभी आते हैं। तो आपसे आरपीएससी यहाँ से वापस प्रश्न पूछ सकती है, तो कौन से आयाम के अंतर्गत क्या चीज़ दे रखी है वो आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पर है, देखिए, मायरॉन ट्राइबस, इनकी पुस्तक है
TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें गुणवत्ता प्रबंधन के 7 तत्व बताए गए हैं। तो इस पुस्तक के अंतर्गत जो 7 तत्व बताए गए हैं गुणवत्ता प्रबंधन के, कौन कौन से हैं? फिलोसॉफी, सबसे पहला है फिलोसॉफी यानी दर्शन, विजन दृष्टिकोण, स्ट्रेटजी रणनीति, स्किल कौशल, रिसोर्सेज यानी साधन, रिवॉर्ड्स यानी पुरस्कार और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 7 तत्व आप जरूर ध्यान रखिएगा, दर्शन, दृष्टिकोण, रणनीति, कौशल, साधन, पुरस्कार और संगठन। ऊपर देखिए हमने ये पुस्तक और देखी थी TQM इन एजुकेशन, तो दोनों अलग अलग पुस्तकें आप ध्यान रखिएगा। TQM इन एजुकेशन एक तो है ये एडवर्ड सेलिज की, और एक पुस्तक इनकी भी है मायरॉन ट्राइबस की। आगे देखिए शिक्षा क्षेत्र के उपभोक्ता, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत 2 उपभोक्ता होते हैं, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। बाह्य उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी शामिल है, द्वितीयक में अभिभावक और तृतीयक में है अपने श्रमिक वर्ग। आंतरिक उपभोक्ता में आते हैं अध्यापक और सहायक कार्मिक। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए जो शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण है, शिक्षण संस्था के प्रमुख गुणवत्ता संकेतक। तो ये संकेतक यहाँ पर दे रखे हैं, पाठ्यचर्या योजना और उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम संचालन और उसका मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए, अनुसंधान, विकास और विस्तार, इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा है और अधिगम संसाधन है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा छात्र सहयोग और उनकी प्रगति, संगठन प्रबंधन और स्वस्थ प्रक्रियाएं, मूल्य, खेल और नवाचार, तो ये सभी प्रमुख गुणवत्ता संकेतक हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं एडवर्ड डेमिंग व शिक्षा। तो एडवर्ड डेमिंग के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इसके अंतर्गत एक तो ये है श्रृंखला प्रतिक्रिया सिद्धांत। इसके अंतर्गत इनके द्वारा कुछ सुधार बताए गए हैं। एक तो है गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन में सुधार और इसके अलावा बाजारों में बने रहना। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत इनके द्वारा बताई गई है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इनके द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण के 14 बिंदु बताए गए हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। भारत में TQM गुणवत्ता नियंत्रण की 2 संस्थाएं हैं भारत के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एक है भारतीय मानक संस्थान, एक है भारतीय गुणवत्ता परिषद। तो भारतीय जो मानक संस्थान है, ये इसके द्वारा राजीव गांधी गुणवत्ता पुरस्कार दिया जाता है। ये शुरू हुआ था 1971 में। और जो गुणवत्ता परिषद है, इसके द्वारा शाह पुरस्कार और गुणवत्ता चैंपियन पुरस्कार दिया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए नाबेट यानी NABET, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, नेशनल एक्रेडिटेशंस, ठीक है, बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए TQM जो है उसका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये है डेमिंग पुरस्कार। सिद्धांत देख लेते हैं जो कि सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। TQM के सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत है ग्राहक केंद्रित सिद्धांत, एकीकृत दृष्टिकोण का सिद्धांत, प्रक्रिया उपागम सिद्धांत, निरंतर सुधार का सिद्धांत, प्रभावी संचार का सिद्धांत, तथ्य आधारित निर्णय सिद्धांत, संपूर्ण कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, रणनीतिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण का सिद्धांत, संबंध प्रबंधन का सिद्धांत। तो ये 9 सिद्धांत इनके द्वारा जो है इसके अंतर्गत दिए गए हैं TQM के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशनल इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शैक्षिक निरीक्षण को विद्यालयों के कार्यों की जांच करना ही क्या है? शैक्षिक निरीक्षण। ये कहा था वेबस्टर के द्वारा, वेबस्टर ने ऐसा ये कहा था। शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो यह एक प्रक्रिया है। तो जो शैक्षिक निरीक्षण है वो क्या है? एक प्रोसेस है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संबंध इसका शैक्षिक संस्थानों से होता है। ये सूचना प्रदायी है, विध्वंसात्मक नहीं होता। शैक्षिक क्रियाकलाप, शैक्षिक दशाएं और वित्तीय दशाएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा यह एक औपचारिक व समयबद्ध प्रक्रिया है। अल्पकालिक होता है शैक्षिक निरीक्षण।
कर्मचारियों के मध्य सहयोग की भावना का विकास। इसके अलावा इसकी और विशेषता क्या है? कर्मचारियों के अंतर्गत नैतिकता की भावना और अनुशासन में वृद्धि करना, सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन में पहुंचाने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं शैक्षिक निरीक्षण के अंतर्गत। आगे देखिए उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य में इसके अंतर्गत है शैक्षिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना, पाठ्यक्रम समस्याओं की पहचान करना, उन्हें बेहतर बनाना। इसके अलावा और कई सारे उद्देश्य होते हैं शैक्षिक निरीक्षण के। ये दो इम्पोर्टेंट है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत हैं शिक्षण अधिगम संबंधी जो तथ्य हैं, अनुशासन से संबंधित हैं, यानी जैसे कि बच्चों में अनुशासन बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर अनुशासन की आवश्यकता है, तो उसके लिए शैक्षिक निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षक के व्यवहार को लेकर भी प्रधानाचार्य के द्वारा जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा शैक्षिक निरीक्षण किया जा सकता है। तो इसी तरह और भी हैं, विद्यालय की आर्थिक स्थिति हो गई, शैक्षिक स्थिति हो गई, विषय पर शिक्षकों का स्वामित्व है, विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन और विद्यालय की गुणवत्ता। तो इन सभी को लेकर शैक्षिक निरीक्षण किया जा सकता है। तो ये सभी शैक्षिक निरीक्षण के क्षेत्र हैं। प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं नियमित आंतरिक निरीक्षण, विद्यालय प्रशासन की जांच के लिए निरीक्षण, विशेष निरीक्षण, अनुवर्ती निरीक्षण, संपूर्ण निरीक्षण, नए विद्यालयों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण और वित्तीय अव्यवस्था संबंधी निरीक्षण। अब देखिए पर्यवेक्षण, सुपरविजन, इसके अंतर्गत क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है उच्च दृष्टि। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा है पर्यवेक्षण को। इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों से, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, आसपास के लोग हो, अभिभावक हो, उन सभी को परिचित कराना, शिक्षकों की कार्यक्षमता व योग्यता में वृद्धि करना, इसका मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक पर्यवेक्षण का। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। ये एक सतत प्रक्रिया है, वैज्ञानिक है, वैधता, विश्वसनीयता और क्रमबद्धता का गुण इसके अंतर्गत पाया जाता है पर्यवेक्षण में। शैक्षिक पर्यवेक्षण के प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत निरीक्षणात्मक अथवा संशोधनात्मक पर्यवेक्षण आता है, नियंत्रणात्मक या फिर निरोधात्मक पर्यवेक्षण, सहयोगी लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण और एक है संरचनात्मक पर्यवेक्षण। ये 5 प्रकार के जो पर्यवेक्षण है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसके प्रकार हो गए। आगे यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण अबाध्यकारी व सहयोगी प्रक्रिया है। इसका जस्ट उल्टा है कि जो शैक्षिक निरीक्षण है ना, वो आप ध्यान रखिएगा, वो एक तो बाध्यकारी है और सहयोगी प्रक्रिया भी नहीं है। यह जो शैक्षिक पर्यवेक्षण है यह दायित्व बोध से भरा है, जबकि शैक्षिक निरीक्षण दायित्व बोध से भरा नहीं है। एक नवीन अवधारणा है, सकारात्मक दृष्टिकोण है शैक्षिक पर्यवेक्षण, जबकि जो शैक्षिक निरीक्षण है ये एक प्राचीन अवधारणा है और ये नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देखें। अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। इसका नाम है संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इसका अर्थ होता है आधारभूत संगठन के स्तर पर नियोजन ही संस्थागत नियोजन है। यानी आधारभूत संगठन जैसे हम अपने विद्यालय को भी ले सकते हैं। विद्यालय स्तर पर जो हम प्लानिंग करते हैं, चाहे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या किसी भी प्रकार की, तो वो क्या होती है? संस्थागत नियोजन होता है, वो संस्था की प्लानिंग होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके उद्देश्य देखते हैं। शैक्षिक संस्था की संरचना में सुधार करना। इसके अलावा जो है शिक्षण प्रक्रिया को उचित निर्देशन प्रदान करना, उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना, शिक्षकों को नवीन विधियों व विचारों के विकास हेतु स्वतंत्रता प्रदान करना, संस्थागत सुविधाओं का सुधार करना और पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों को विकसित करना। तो ये सभी इसके क्या है? उद्देश्य है।
संस्थागत नियोजन की विशेषता कौन कौन सी है, तो इसके अंतर्गत है यह उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के आधार सिद्धांत पर आधारित है। जो अपना संस्थागत नियोजन है यह एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विद्यालय सुधार और विकास को फोकस करता है। नियोजन एक लचीली प्रक्रिया है। लचीली प्रक्रिया कैसे है, जैसे कि प्लानिंग है, हम कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं तो प्लान करते समय अगर हमें वो प्लान थोड़ा सही नहीं लगे तो हम उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ में अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं तो वो जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार की होगी, लचीली प्रक्रिया होगी। यह शिक्षक छात्र अभिभावक की सक्रिय सहयोग वाली सहभागी प्रक्रिया है। समूह कार्य यानी टीम वर्क को प्रेरित करता है। अब देखिए पूरी संस्था का नियोजन इसके अंतर्गत है, तो संस्था का पूरा नियोजन कोई एक व्यक्ति के द्वारा तो होगा नहीं, तो एक टीम वर्क होता है पूरा, तो ये टीम वर्क को प्रेरित करता है अपना संस्थागत नियोजन। संस्थागत योजना निर्माण के चरण, देखिए इसके 6 चरण हैं। सबसे पहले विद्यालय की ज़रूरतों का सर्वे करना, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का सर्वे करना। 3rd नंबर पे आएगा फिर कार्यक्रम के विकास के लिए योजना का ड्राफ्ट बनाना, फिर उस ड्राफ्ट योजना को अंतिम रूप प्रदान करना, फिर उस कार्यक्रम को लागू करना और बाद में उसका मूल्यांकन करना। तो ये इसके चरण हैं। ये इम्पोर्टेंट है संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले है विश्लेषण यानी एनालिसिस, इसके बाद में है सर्वेक्षण, उसके बाद में है सुधार कार्यक्रम यानी इम्प्रूवमेंट, उसके बाद में है क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन और सबसे अंत में है मूल्यांकन इवेल्यूशन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले एनालिसिस ए, सर्वे एस, AS, फिर IIE। तो ए का मतलब क्या हो गया, एनालिसिस, एस का सर्वे, इम्प्रूवमेंट, फिर इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूशन। तो आप जिस तरह इसको याद कर सकते हैं वो आप देख लीजिएगा, याद होना में इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखिए संस्थागत नियोजन योजना के क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। 4 क्षेत्र हैं, शैक्षिक क्षेत्र, सहशैक्षिक क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का क्षेत्र और विविध क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या है, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम विभाजन हो गया, वर्तनी सुधार, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, सभी यानी जो शिक्षा से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हैं सहशैक्षिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत NCC, स्काउटिंग, इको क्लब, SUPW कैंप, प्रार्थना सभा, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी शिक्षा के साथ में जो भी अलग एक्टिविटीज़ हो रही है वो इसके अंतर्गत शामिल है। भौतिक संसाधनों के क्षेत्र में भवन निर्माण हो गया, पानी की टंकी, खेल के मैदान, वृक्षारोपण, इसके अलावा और भी जो भौतिक संसाधनों से संबंधित हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। विविध क्षेत्र, इसके अंतर्गत विभागीय कार्यक्रम, विभाग के द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले जो कार्यक्रम हैं जिसके लिए योजना बनाई जाती है तो वो इसके अंतर्गत आते हैं विविध क्षेत्र के अंतर्गत। शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियाँ यानी लीडरशिप स्टाइल्स इन एजुकेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले नेतृत्व जो शब्द है वो अंग्रेजी के लीडरशिप शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वह जो नेतृत्व दे यानी टू लीड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अर्थात किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके माध्यम से वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, तो यही है नेतृत्व। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से है, निम्न में से कौन सी नेतृत्व की विशेषता है या फिर नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नेतृत्व एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। यह एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में पाया जाता है। यह परस्पर व आपसी संबंधों पर निर्भर है। नेतृत्व क्षमता विकसित व प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो 4 प्रमुख विशेषताएं वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ विशेषताएं और हो सकती है नेतृत्व की, वो एग्जामिनर किस प्रकार हमें देगा वो हमें समझना होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ये थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेतृत्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। इसके अंतर्गत सबसे पहले दे रखा है सामंती प्रकार। इसमें जो नेता होता है वो स्वामी होता है और उसके जो अनुयायी होते हैं वो सेवक के रूप में होते हैं। पैतृक प्रकार, तानाशाही, सहभागिता परक, विकासात्मक प्रकार, नौकरशाही। इसके अलावा व्यवहार कुशल प्रकार, विशेषज्ञ प्रकार और करिश्मई प्रकार।
तो ये 9 प्रकार होते हैं नेतृत्व के, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए नेतृत्व की जो शैलियाँ हैं उनको प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है नेता का व्यक्तित्व, यहाँ पर ये व्यक्तित्व है, थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति और परिवेश की प्रकृति, ये सभी जो कारक हैं नेतृत्व शैलियों को प्रभावित करते हैं। अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। आगे देखते हैं, अब देखिए नेतृत्व की जो शैलियाँ हैं कौन कौन सी वो देख लेते हैं। देखिए कर्ट लेविन जो है इन्होंने 3 प्रकार की नेतृत्व की शैलियाँ बताई। तो कौन कौन सी? एक इन्होंने बताई है एक तांत्रिक नेतृत्व शैली। इसके अंतर्गत क्या है? सत्ता का केंद्रीकरण होता है। इसके अंतर्गत नेता के सभी निर्णय उस नेता के स्वविवेक से होते हैं। बाह्य अनुशासन पर बल दिया जाता है इस शैली में। नेता निरंकुश व तानाशाही होता है। व्यक्तिगत विकास का अवसर इसमें नहीं मिलता। नेता शक्ति और सत्ता के बल पर शासन करता है। इसके अन्य नाम क्या क्या है इस शैली के? तो आधिकारिक नेतृत्व शैली या फिर निरंकुश शैली, सत्तावादी शैली, तानाशाही शैली और निदेशक शैली। तो ये इसके अन्य नाम में आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर पर है जो कर्ट लेविन के द्वारा बताई गई है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। इसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सामूहिक निर्णय विचार विमर्श से लिए जाते हैं। आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत विकास का अवसर इसमें मिलता है। नेता जो होता है वो प्रेरक, परामर्शदाता व मित्र होता है। नेता ज्ञान और बुद्धि व अनुशासन के आधार पर शासन करता है। जबकि उसके अंतर्गत क्या था? नेता शक्ति और बल के आधार पर शासन करता है। इसके अन्य नाम क्या क्या है? इसके अन्य नाम है भागीदारी शैली या फिर जनतांत्रिक शैली। तो ये इसके अन्य नाम आप ध्यान रखिएगा। तीसरी शैली जो कर्ट लेविन ने बताई है वो है अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली। इसके अंतर्गत जो नेता होता है वो अपने अधीनस्थों को समस्त कार्य और समस्याओं को सौंप देता है। नेता निर्देश नहीं देता, शक्ति का प्रयोग भी नहीं करता, केवल सलाह देता है। तो यह है अहस्तक्षेपी नेतृत्व शैली। नाम से पता चल रहा है नेता का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। आगे चलते हैं। लिपहम के अनुसार नेतृत्व शैलियाँ, तो इन्होंने भी 3 बताई है। कौन कौन सी? आदर्शमूलक शैली, व्यक्तिमूलक शैली और व्यवहारी शैली। आदर्शमूलक शैली में जो अपेक्षाएं होती है वो भूमिका संबंधी अपेक्षाएं होती है। व्यक्तिमूलक शैली में व्यक्तिगत अपेक्षाएं, व्यवहारी शैली में सामाजिक व्यवहार से संबंधित अपेक्षाएं होती हैं। आगे है रेसिस लिकर्ट, इनके द्वारा 4 नेतृत्व की शैलियां बताई गई हैं। शोषणकारी निरंकुश, हितकारी निरंकुश, परामर्शीय और सहभागिता परक। और एक है यहाँ पर रॉबर्ट हाउस, इनके द्वारा भी 4 बताई गई है नेतृत्व की शैलियाँ। हाँ, निर्देशात्मक शैली, सहयोगात्मक शैली, सहभागिता परक शैली और उपलब्धि उन्मुख शैली। एग्जाम में देखिए यहाँ से ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है। तो कोई भी देखिए आपसे मतलब दी जा सकती है शैली, और कोई एक अलग ही होगी जो नेतृत्व की शैली नहीं होगी। तो जितने भी ये नेतृत्व की शैलियाँ हैं जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताई गई है ये आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं विलियम रेडिन के द्वारा जो नेतृत्व की 2 शैलियाँ बताई गई है, जिसमें एक है प्रभावशाली शैली और दूसरी है अप्रभावशाली शैली। प्रभावशाली शैली के अंतर्गत कार्यकारी, विकासकारी, नौकरशाही, हितकारी, तानाशाही, ये सभी शामिल है। जो अप्रभावशाली शैली होती है उसमें मिशनरी, समझौतावादी, पलायनवादी या तानाशाही प्रकार की जो नेतृत्व की शैलियाँ है वो शामिल है। हर्से और ब्लेनचर्ड, इनके द्वारा 4 शैली बताई गई है। वॉक शैली या फिर इसे ही दूसरा नाम दिया गया है निर्देशन शैली, विक्रय शैली, सहभागिता शैली और प्रत्यायोजन शैली। तो ये 4 प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं। आगे हैं यहाँ पर रॉबर्ट ब्लैक व जॉन मॉन्टन, काम चलाऊ, कंट्री क्लब, निरंकुश, टीम और मध्यमार्गी। तो ये नेतृत्व की शैलियाँ इनके द्वारा बताई गई है। तो ये सारी प्रमुख नेतृत्व की शैलियाँ हमने देखी है, नेतृत्व की विशेषता देखी है, नेतृत्व के प्रकार देखे हैं और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमने देखे हैं।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, RSCERT। यहाँ से प्रश्न बनने की काफ़ी अधिक संभावना है, तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म। आप ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में केवल इतना सा दे रखा है SCERT, तो लेकिन वर्तमान में इसका जो नाम है वो क्या कर दिया गया है, RSCERT। तो इसके बारे में हम देखेंगे, दोनों की फुल फॉर्म देखेंगे, RSCERT की फुल फॉर्म क्या है और SCERT की फुल फॉर्म क्या है। तो RSCERT की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इंग्लिश में आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कुछ शब्द कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इंग्लिश में आप ये जो फुल फॉर्म है वो याद कर लीजिएगा। इसका ध्येय वाक्य है, उद्बुद्ध ध्वम समनस्य सखाय। प्रत्येक चिन्ह राजस्थान का नक्शा है, उसमें एक बतख है। राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत RSCERT। और थर्ड पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा संस्थान खोले गए थे। जो ये राज्य शिक्षा संस्थान है ये राजस्थान में 1963 में उदयपुर में खोले गए थे, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा पर ही जो ये राज्य शिक्षा संस्थान है की जगह पर जो SIERT स्थापित किए गए थे। और ये कब स्थापित किए गए, तो डेट आप ध्यान रखिएगा, 11 नवंबर 1978। ये प्रश्न पूछा हुआ है RPSC के द्वारा, ये डेट आप ध्यान रखिएगा, इस समिति का नाम भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये SIERT, इसकी फुल फॉर्म में आप ध्यान रखिएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, RSCERT के अंतर्गत उसकी फुल फॉर्म क्या थी, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसमें इंस्टीट्यूट है और इसमें काउंसिल है, बाकी अधिक कुछ भी फर्क नहीं है। आगे राजस्थान दे रखा है इसमें, और इसमें राजस्थान नहीं है। आगे यहाँ पर देखते हैं, जनवरी 2002 से यह यानी SIERT निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना इसने शुरू किया। SIERT का पुनर्गठन कर RSCERT नाम कर दिया गया, और ये कब किया गया, 14 अगस्त 2018 को। और यह एक क्या है, स्वायत्त शासी संस्था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे, तो आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, मैं इसको और भी शॉर्ट की तरफ बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इन फ्यूचर मेरा विचार रहा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये रखूंगा, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा बड़े बड़े लिखे हैं। लेकिन शॉर्ट नोट्स होते हैं वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं, और एक पेज में अधिक से अधिक मैटर को समेटा जाता है उसमें। आगे यहाँ पर देखते हैं, RSCERT के उद्देश्य, दो प्रमुख उद्देश्य हैं, विद्यालय शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करना और शैक्षिक चुनौतियों के समाधान को खोजना। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। अब देखिए भूमिकाएं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। RSCERT की भूमिका आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले RTI एक्ट 2009 के तहत राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण के रूप में इसकी सबसे प्रमुख भूमिका है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड है राज्य शिक्षा मंत्रालय व शिक्षा निदेशालय का अकादमिक सलाहकार, तो ये इसकी सेकंड भूमिका है। थर्ड, विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार का कार्य करना, ये भी इसका कार्य है। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक आयोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए एक सर्वोच्च अकादमिक संस्था के रूप में भी ये काम करता है RSCERT। IASC, CTE और डाइट को नेतृत्व, अकादमिक परामर्श और संबल प्रदान करना भी इसकी भूमिका है। तो ये आप 5 प्रमुख इसकी भूमिका है, वो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए RSCERT की 2 समितियां हैं, एक है शासी परिषद, एक है कार्यकारिणी समिति। शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष होता है शिक्षा सचिव। कार्यकारिणी समिति का सभापति शिक्षा सचिव और सचिव होता है निदेशक RSCERT। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रिज कोर्स वर्कबुक, तो RSCERT के अंतर्गत एक वर्कबुक चलती है, ब्रिज कोर्स वर्कबुक। कोरोना काल में लर्निंग लॉस की रिकवरी के लिए ये निकाली गई। फिर इसके अलावा एक है आत्मसम्मान कौशल शिक्षा, कक्षा 6 से 8 के लिए, इसमें 6 कॉमिक्स बुक्स तैयार की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कौन सी कक्षाओं के लिए है, तो 6 से 8 के लिए। और कितनी कॉमिक्स बुक्स है, 6।
नाम भी आप ध्यान रखिएगा, आत्मसम्मान कौशल शिक्षा। आगे हम देखते हैं, ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, RSAT के प्रमुख विभाग। तो कितने विभाग इसके अंतर्गत? प्रमुख 6 विभाग है। फर्स्ट है पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण व मूल्यांकन प्रभाग, जो कि उदयपुर में है। इसका उद्देश्य है स्कूल शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करना। इसके अंतर्गत ही कुछ उप विभाग है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, विज्ञान और गणित अनुभाग, सामाजिक विज्ञान अनुभाग, भाषा अनुभाग, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन अनुभाग, प्रारंभिक बचपन देखभाल व जो शिक्षा अनुभाग है, तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आंगनवाड़ी की जो शिक्षा है वो इसके अंतर्गत आती है, इस विभाग के अंतर्गत, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे देखें, शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन व नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, ये भी उदयपुर के अंतर्गत ही है। इसके अंतर्गत 4 अनुभाग आते हैं। तो 4 अनुभाग कौन कौन से हैं? शैक्षिक अनुसंधान व सर्वे, NMMS। इसके अलावा जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ और एक है प्रकाशन। ये आप ध्यान रखिएगा, NMMS इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। और इसके अलावा इस विभाग के और कार्य कौन कौन से हैं? डाइट, जो IASC है, CTE के क्रियात्मक अनुसंधान कार्यों की समीक्षा इसके द्वारा की जाती है। और राज्य स्तरीय सर्वेक्षण करना भी इसका काम है, इस विभाग का। आगे है नेक्स्ट विभाग, शिक्षक शिक्षा प्रभाग। 1958 में बीकानेर में प्रारंभ, बाद में SIRT का एक प्रभाग बना शिक्षक शिक्षा, जो शिक्षक शिक्षा प्रभाग है ये। 1998 से स्कूलों में कैरियर डे प्रारंभ किया गया इस विभाग के द्वारा। इसके 2 अनुभाग हैं, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा और सेवाकालीन शिक्षा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेवा पूर्व शिक्षा के अंतर्गत जो BSTC है, DLED, तो ये आती है, आप ध्यान रखिएगा। चौथा इसका प्रभाग है शैक्षिक, ये देखिए जो ये भी प्रभाग है, ये भी उदयपुर में है वर्तमान में। चौथा जो प्रभाग है वो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, इसका अन्य नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रभाग। ये कहाँ पर है? तो बाकी सारे देखिए उदयपुर में है, ये एकमात्र है जो अजमेर के अंतर्गत है और 1990 से ये अजमेर में कार्यरत है। इसके कार्य क्या क्या है? ई कंटेंट का निर्माण करना, कंप्यूटर शिक्षा प्रसारण, इसके अलावा दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना। तो ये इस प्रभाग का कार्य है। इसके अलावा 2 अन्य प्रभाग, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग, इसके अंतर्गत जो CWSN बच्चे होते हैं को मुख्य धारा से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस प्रभाग का। इसके अलावा आयोजना प्रबंधन व वित्त प्रभाग उदयपुर, ये 5 वाला भी उदयपुर के अंतर्गत ही आप ध्यान रखिएगा। अन्य सभी विभागों की दूरी है ये विभाग, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहाँ पर है? ये महापुरा जयपुर के अंतर्गत है और इसकी स्थापना 7/12/2016 को हुई थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं, विसेर। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, पिछली बार तो बने थे। देखते हैं विसेर की फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। इसका ध्येय वाक्य है सिद्धिर भवती कर्मजा, प्रतीक चिन्ह राजस्थान का मैप और उसके अंतर्गत विजय स्तंभ, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि पारित हुआ था विधानसभा में 1 दिसंबर 1957 को। विसेर की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा, जयपुर में हुई थी, वर्तमान में अजमेर में है। P सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर अजमेर में इसका स्थानांतरण किया गया था 1 जनवरी 1961 को। विसेर राज्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासित संस्था है। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पॉइंट से प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बोर्ड की संरचना। बोर्ड की संरचना से पिछली बार RPSC के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। तो बोर्ड की संरचना में एक देखिए अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष सहित 7 पदेन सदस्य होते हैं, 7 निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत कुल 17 सदस्य होते हैं।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2 सदस्य और एक प्रतिष्ठित सह आवरण शिक्षा शास्त्री सदस्य होता है। ये होते हैं 2 होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 17। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नीचे दे रखा है बोर्ड का अध्यक्ष, ये राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत होता है 3 व्यक्तियों के पैनल से। ठीक है, इसको मनोनीत किया जाता है। 2 तो बोर्ड के अंतर्गत ही जो सदस्य होते हैं वो, और एक सरकार के कोई प्रतिनिधि होता है। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो बोर्ड का अध्यक्ष है वो मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रशासक, स्थायी अध्यक्ष नहीं होने पर प्रशासक की नियुक्ति की जाती है बोर्ड के अंतर्गत। बोर्ड का उपाध्यक्ष निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होता है। बोर्ड का सचिव राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है, आरएस अधिकारी के समकक्ष होता है। बोर्ड का मुख्य कार्यपालक ये होता है, और मत देने का अधिकार इसको नहीं होता है, लेकिन बोर्ड अधिवेशनों का एजेंडा ये बनाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम देखिए, यहाँ पर देखते हैं बिसेर की समितियां। तो कुल यहाँ पर 8 समितियां दे रखी है। आवेदन पत्र समिति, तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, जैसे कि आवेदन पत्र समिति में 8वीं बोर्ड है या फिर 10वीं 12वीं बोर्ड है, इनके आवेदन पत्र बिसेर यानी अपने ये अजमेर बोर्ड ही सारे के सारे आवेदन लेता है। पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, परीक्षा का आयोजन भी यही करवाता है। इसके अलावा पाठ्यचर्या समिति, वित्त समिति, मान्यता समिति, स्कूलों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित, मूल्यांकन समिति और परीक्षा फल समिति। तो जो सभी रिजल्ट है 10th 12th के, ये भी कौन बनाते हैं, बिसेरी बनाती है। तो इसके अंदर अलग अलग समितियां बना दी है सभी कार्यों के लिए। तो आप इन 8 समितियों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बोर्ड का अधिवेशन साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, वर्ष में 2 बार होता है। और जो फरवरी मार्च के अंतर्गत जो अधिवेशन होता है उसको वार्षिक अधिवेशन कहते हैं। गणपूर्ति क्वारम आप ध्यान रखिएगा, 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। आगे देखते हैं बोर्ड की कैरियर परामर्श सामग्री की 4 मार्गदर्शिका कौन कौन सी है। एक है दिशा दृष्टि, एक है गार्गी और एक है प्राइम। तो 4 है, दिशा दृष्टि गार्गी प्राइम। माध्यमिक शिक्षक बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम 2004, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम का अधिनियम 1992, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें संशोधन हुआ था 2022 में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम देखते हैं बोर्ड के कार्य। बोर्ड के कार्यों के अंतर्गत सबसे पहला दे रखा है स्कूलों को मान्यता संबंधी कार्य। ठीक है, स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य, स्कूलों को मान्यता देना, क्रमोन्नत करना, परीक्षा केंद्र बनाना, 10वीं के 12वीं के 8वीं बोर्ड के केंद्र बनाना, परीक्षा केंद्र। तो ये सभी कार्य बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, बिसेर बोर्ड के द्वारा। पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा 1 से 12 तक निर्माण, बदलाव, ठीक है, ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। दिसंबर 2018 से ये जो कार्य है RACRT को सौंप दिया गया। बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य, वरिष्ठ उपाध्याय, रीट और व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा, तो ये सभी, इन सभी का आयोजन बिसेर बोर्ड के द्वारा किया जाता है। प्रकाशन संबंधी कार्य भी बोर्ड करता है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, ठीक है, ये भी बोर्ड के द्वारा ली जाती है। 8वीं तथा 12वीं के छात्र जो 9वीं तथा 11वीं में 50% से उत्तीर्ण हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पुरस्कार क्या है, फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाले को 4,000 रुपए और बाकी 19 छात्रों को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, इसमें 2 स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन होता है। फर्स्ट स्तर पर जो परीक्षा ली जाती है वो बिसेर के द्वारा ली जाती है, और सेकंड स्तर की परीक्षा NCERT के द्वारा ली जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्तर की परीक्षा में 234 बालकों का चयन होता है। पात्रता, कक्षा 9 में 55% अंक उत्तीर्ण करने अनिवार्य है। तो आप ध्यान रखिए, 55% अंक जिन्होंने प्राप्त किए या उससे अधिक प्राप्त किए वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस परीक्षा में। आगे है श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देना। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जिन विद्यालयों ने अच्छा काम किया है उनको पुरस्कार देना। केंद्रीय छात्रवृत्ति प्रदान करना, बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति, तो ये क्या है, इसमें कक्षा 12 में 1 से 10 रैंक लाने वाले छात्रों को प्रति माह
500 रुपये दिए जाते हैं 3 वर्ष तक। और कक्षा 10 में 1 से 15 तक जो रैंक लाते हैं उनको प्रति वर्ष 400 रुपये 2 साल के लिए दिए जाते हैं। तो यह है बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति। पुरस्कार योजना के अंतर्गत है 3 प्रकार के पुरस्कार सत्र 2017-18 से प्रारंभ किए गए। शिक्षा रत्न पुरस्कार शिक्षकों के लिए है, 1 लाख रुपए की राशि है। कला रत्न और खेल रत्न छात्रों के लिए है, 51 हजार की इसके अंतर्गत राशि है। शॉर्ट नोट्स है, देखिए काफी हेल्पफुल होते हैं एग्जाम के टाइम अगर हम इनको रिवाइज करके जाए तो। छात्र सृजनात्मक प्रतियोगिता, ठीक है, तो ये भी आयोजित करवाई जाती है बीसीएड बोर्ड के द्वारा। कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए ये आयोजित करवाई जाती है। 5 प्रकार की इसमें परीक्षाएं होती हैं। निबंध प्रतियोगिता, ये आशु भाषण है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और एकल गीत। पुरस्कार इसके अलावा देखिए इसमें जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जिला स्तर पर जो फर्स्ट स्थान प्राप्त करता है उसको 1500 रुपये, सेकेंड स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को 1000 और थर्ड को 500 रुपये दिए जाते हैं जिन बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य स्तर पर 2500 फर्स्ट को, सेकंड को 2000 और थर्ड को 1500 रुपये दिए जाते हैं इस छात्र जो सृजनात्मक प्रतियोगिता है इसके अंतर्गत। आगे देखिए है शिक्षक सृजनात्मक प्रतियोगिता। 3 प्रतियोगिता इसके अंतर्गत होती है। पुरस्कार राज्य स्तर पर जो फर्स्ट आते हैं उनको 5000 रुपये दिए जाते हैं। जिला स्तर पर जो फर्स्ट आते हैं 2000, सेकंड को 1500, थर्ड को 1000 रुपये दिए जाते हैं। 3 प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन सी है? पत्र वाचन, अध्यापन और लेखन। तो यहाँ पे इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। आगे है एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार, जो है ये 2012 के अंतर्गत शुरू किया गया। पुरस्कार के अंतर्गत जिला स्तर पर 11,000 रुपये दिए जाते हैं और राज्य स्तर पर 10वीं बोर्ड के अंतर्गत तो जो टॉप करती है बच्चियां, ठीक है, जो बच्ची टॉप करती है उसको 31,000 और 12वीं में जो टॉप करती है उसको 51,000 रुपये दिए जाते हैं राज्य स्तर पर एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार के अंतर्गत। तो यार ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विद्यार्थी विज्ञान मंथन और विद्यार्थी सेवा केंद्र। विद्यार्थी सेवा केंद्र कितने? 32। बूंदी और 12 में कोई भी विद्यार्थी सेवा केंद्र नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है IASC। आरपीएससी के द्वारा कई बार फुल फॉर्म्स पूछी गई है। तो IASC की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, माध्यमिक स्तर की बात हो रही है और उसमें शिक्षक शिक्षा की बात हो रही है। तो इस शिक्षक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाया गया है। इसमें जो सबसे सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है वो रखा गया है IASC को। मध्यम स्थान पर रखा गया है CTE और निम्न स्थान पे सबसे थर्ड नंबर पर रखा गया है TTC को। हालांकि ये सेकंड और थर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हमें नहीं पढ़ना है, केवल IASC का आपको ध्यान रखना है, ये सर्वोच्च स्तर के अंतर्गत है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा के लिए BEd, MEd, सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण शोध कार्यों के लिए IASC की स्थापना की गई है। आप जरूर ध्यान रखिएगा IASC की स्थापना किस स्तर के लिए है? तो माध्यमिक स्तर के लिए है। इसमें क्या है? तो शिक्षक शिक्षा की बात की गई है, जैसे कि BEd हो गया, MEd हो गया, यानी ये सब क्या है? ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण, ठीक है, ये है। और इसके बाद में जब टीचर की नौकरी लग जाती है तो सेवाकालीन उनको क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है माध्यमिक स्तर पर। इसके अलावा जो शोध कार्य किए जाते हैं इन सभी की को ध्यान में रखते हुए किसकी स्थापना की गई? IASC की। इसका उद्देश्य है सेवापूर्ण पाठ्यक्रम का आयोजन करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाना, महत्वपूर्ण विषयों पर शोध करना, सेवारत शिक्षकों को कार्यस्थल पर ऑन साइट सपोर्ट करना। तो ये सभी इसके उद्देश्य है IASC के। चलिए आगे देखते हैं। आगे है IASC पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का। अकादमिक नियंत्रण होता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय का। इसके प्रमुख 7 विभाग हैं। कौन कौन से? शैक्षिक आधार प्रभाग, जिसके अंतर्गत सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे कि BEd तथा MEd का संचालन इसके अंतर्गत किया जाता है।
आगे है प्राथमिक शिक्षा प्रभाग। डाइट के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो डाइट के प्रशिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवारत शिक्षा तथा प्रसार सेवा प्रभाग। नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा इसके अंतर्गत तैयार की जाती है। आप तो ये जो विभाग है इनके नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला जो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग, इसके अंतर्गत सहायक सामग्री का निर्माण करना, कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण देना, ये सब इसके अंतर्गत है। योजना प्रभाग, शोध प्रभाग के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान के शिविर का आयोजन करना। और अंतिम प्रभाग है विशिष्ट शिक्षा प्रभाग। ये 7 प्रभाग हैं आईएससी के। आरपीएससी के द्वारा से प्रश्न पूछे गए कि निम्न में से कौन सा जैसे कि आईएससी है, बिसेर है या फिर कोई भी विभाग है, ठीक है, कोई भी संस्था है, उसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा उसका विभाग नहीं है। तो 3 विभाग दे देते हैं, 1/4 अलग होता है। तो आपको ये जितने भी विभाग है वो अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखते हैं राजस्थान में आईएससी कितने हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में 2 आईएससी हैं, एक है बीकानेर में, एक है अजमेर के अंतर्गत। और भारत में टोटल आईएससी कितने हैं। तो भारत में पहले थे शायद 25 के आसपास थे, वर्तमान में आपको ध्यान रखना है वर्तमान में 31 हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आईएससी बीकानेर में राज्य के 16 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके अंतर्गत जो वरिष्ठ अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण ये जो है ये केवल बीकानेर के अंतर्गत दिया जाता है। तो आईएससी बीकानेर के अंतर्गत जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है, जो केवल बीकानेर के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है पूरे राजस्थान के व्याख्याता। पूरे राजस्थान के तो नहीं, यहाँ पर जो 16 जिले ये दे रखे, इन 16 जिलों के जो व्याख्याता हैं, प्रधानाध्यापक हैं माध्यमिक शिक्षा और प्रधानाचार्य को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये 16 जिले आप ध्यान रखिएगा, बीकानेर के अंतर्गत है, बीकानेर आईएससी के अंतर्गत। और जो आईएससी अजमेर है इसके अंतर्गत 17 जिले हैं, 17 जिले के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं जो अजमेर से संबंधित है उन्हीं को प्रशिक्षण दिया जाता है। बाकी जितने व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य हैं इन 17 जिलों के, उन सभी को प्रशिक्षण आईएससी अजमेर के द्वारा प्रदान किया जाता है। आगे यहाँ पर है संगठन की अगर हम बात करें तो आईएससी के अंतर्गत जो प्राचार्य होता है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर यही होता है प्राचार्य, जो कि संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। इसके नीचे होता है उप प्राचार्य, जो कि उप निदेशक के समकक्ष होता है। उसके नीचे प्रोफेसर, रीडर और व्याख्याता। तो ये क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा। अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई है आईएएससी की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं, अब देखिए डाइट की फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 1987 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। अब देखिए कीवर्ड पकड़िएगा, यहाँ पर ये जो योजना है 1987 की, इसके अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के लिए और किस स्तर पर, तो जिला स्तर पर किन की स्थापना करने की योजना बनाई गई, तो डाइट की। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। डाइट जो प्रारंभिक शिक्षा है में सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण देती है, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। MHRD भारत सरकार ने इसे यानी डाइट को क्या कहा है, लाइट हाउस कहा है शिक्षा के क्षेत्र में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए नोडल संस्था के रूप में यह कार्य करता है डाइट। तो आप ध्यान रखिएगा, जस्ट हमने ये फैक्ट हमने ऊपर देख लिए हैं। जिला स्तर की बात है, वापस प्राथमिक शिक्षा है, तो बस आपको यही कीवर्ड के रूप में ध्यान रखना है डाइट के अंतर्गत। डाइट का संचालन राज्य स्तर पर जो RSCERT तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, डाइट का संचालन कौन करता है, तो डाइट का संचालन किया जाता है राज्य स्तर पर RSCERT और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के द्वारा। आगे देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। डाइट की स्थापना, तो डाइट की स्थापना 2 चरणों के अंतर्गत की गई थी। प्रथम चरण जून
1995, द्वितीय चरण अक्टूबर 1996। तो जून 1995 में प्रथम स्तर पर कितने जिलों में इसकी स्थापना हुई डाइट की? 14 जिलों में। और सेकंड चरण में 15 जिलों में इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1996 को। ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट कहाँ दे रखा है? जो मसूदा अजमेर की वेबसाइट है डाइट की, वहां पर ये डिटेल दे रखी है और यही आरपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आरएससीईआरटी है उसकी मार्गदर्शिका के अनुसार भी कुछ अलग डेट दे रखी है डाइट की स्थापना से संबंधित, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना 6 चरणों में हुई थी इसके अनुसार। फर्स्ट चरण कब है? तो 1987-88 में इसमें 9 जिलों में स्थापना हुई। जस्ट इसके अगले सत्र में 88-89 में भी 9 जिलों में, फिर 89-90 में वापस 9 जिलों में, तो 9-9-9। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सत्र ध्यान रखिएगा। 87-88, 88-89, 89-90। उसके बाद में जो चौथा चरण है 1999 से लगाकर 2000, ये इसमें 3 जिलों में डाइट की स्थापना। पांचवें चरण में 2000 जो कि 5-6 के बीच में था, इसमें कुल 2 जिलों में, और 2013 में 1 जिले में डाइट की स्थापना हुई। तो इस एक जिले का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे अंत में प्रतापगढ़ के अंतर्गत डाइट की स्थापना हुई थी 2013 में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप ध्यान रखिएगा स्थापना से संबंधित। अब आगे देखते हैं वर्तमान में डाइट की संख्या क्या है राजस्थान के अंतर्गत। तो डाइट की संख्या है 33। डाइट के लक्ष्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करना। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसके उद्देश्य क्या है? जिले में सेवारत व सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का संचालन करना। इसके अलावा 5वीं तथा 8वीं बोर्ड परीक्षा हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना, और अल्पव्ययी शिक्षण सहायक सामग्रियों का निर्माण एवं उपयोग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये 3 इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अलावा भी और उद्देश्य हो सकते हैं, मैंने 3 यहाँ पर लिखे हैं, और यहीं से 90% चांस है कि अगर प्रश्न बना तो यहाँ से जरूर आपको फैक्ट मिलेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, डाइट का जो प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो डाइट का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाता है। हर जगह देखिए यही नाम आ रहा है, प्रारंभिक प्रारंभिक प्रारंभिक, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। डाइट का नाम आते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ठीक है। डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रधानाचार्य होता है, डीईओ के ये समकक्ष होता है। डाइट का प्रबंधन एवं प्रशासन डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुल कितने सदस्य? 12 सदस्य होते हैं इस समिति के अंतर्गत, डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति के अंतर्गत। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं, आगे भी देखिए डाइट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डाइट के प्रभाग, तो प्रभाग देख लेते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, जिसके अंतर्गत डीएलएड है, बीएसटीसी। यहाँ पर आगे योजना एवं प्रबंध प्रभाग, समस्त विभागों की धुरी है ये विभाग। आगे है सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया एवं नवाचार समन्वय प्रभाग। आगे है पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग, इसके अंतर्गत जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसका निर्माण किया जाता है। जिला संसाधन एकक या फिर इकाई प्रभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, और लास्ट जो प्रभाग है वो है कार्यानुभव प्रभाग। तो ये 7 प्रभाग है डाइट के अंतर्गत, इन 7 का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दे रखा है, पिंक गाइड बुक। डाइट संचालन में एक रूपता किंतु स्वायत्तता जो है बनी रहे, इसके लिए जो MHRD है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसके द्वारा जो ये बुक है पिंक गाइड बुक, ये प्रकाशित की गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए डाइट के कार्य की अगर हम बात करें तो डाइट के कार्यों में इसका प्रमुख कार्य है प्रशिक्षण देना। सेवा पूर्व प्रशिक्षण है, जिसके अंतर्गत BSTC DLED, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और सेवाकालीन प्रशिक्षण में जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापक हैं उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण डाइट के द्वारा दिया जाता है। डाइट का अन्य कार्य है कार्य गोष्ठियों का आयोजन करवाना, अनुसंधान का आयोजन करवाना, जिसके अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान है, और भी दूसरे अनुसंधान भी इसके अंतर्गत शामिल है।
प्रसार का कार्य करना, प्रकाशन का कार्य करना, ये सभी डाइट के प्रमुख कार्य हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, सत्र 2027-28 तक शिक्षक कक्षा 3 के सभी बच्चों में कक्षा अनुरूप संख्यात्मक ज्ञान तथा भाषागत साक्षरता सीखना सुनिश्चित करेंगे। 2028 तक सभी शिक्षक जीवन कौशल व व्यावसायिक शिल्प को सीख पाएंगे। तो ये कुछ लक्ष्य रखे गए, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। भारत में कुल कार्यरत डाइट कितने वर्तमान में? तो 613 हैं। 125 डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए चयनित किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, सत्र 2023-24 में। तो ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में फर्स्ट चरण में 6 डाइट को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में चुना गया है। तो ये 6 डाइट कौन है राजस्थान के, इनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर और चूरू। तो ये 6 प्रमुख केंद्र है डाइट के राजस्थान के अंतर्गत, जो फर्स्ट चरण में चुने गए हैं। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पर इसमें पॉइंट है वो है RSOS। इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। इसकी स्थापना राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 के द्वारा 21 मार्च 2005 को की गई थी। मुख्यालय इसका एकलव्य भवन जयपुर में है। ध्येय वाक्य सभी तक सबके लिए। प्रतीक चिन्ह राजस्थान का नक्शा है, ऊपर की ओर शायद सूर्य बना हुआ है और 2 विद्यार्थी नीचे की ओर बने हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा के अधीन यह एक स्वायत्तशासित संस्था है। RSOS का संचालन राज्य के 983 संदर्भ केंद्रों से होता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षण प्रक्रिया से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी कोई व्यक्ति या छात्र जिसका अध्ययन छूट गया है लेकिन वो चाहता है कि वो अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखे, तो वो RSOS के थ्रू अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रख सकता है। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, RPSC के द्वारा यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं, तो देखते हैं सभी को। राजस्थान में 983 केंद्रों पर जो ऑनलाइन पंजीयन है वो होता है स्ट्रीम फर्स्ट और सेकेंड के तहत। स्ट्रीम फर्स्ट मार्च अप्रैल, स्ट्रीम सेकेंड अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत। आयु की हम बात करें, कक्षा 10 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। कक्षा 12 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 15 वर्ष, और इसके अलावा एक योग्यता और होनी चाहिए, वो है कक्षा 10 में उत्तीर्ण होना। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। विषय चयन इसके अंतर्गत देखिए, कक्षा 10 में 17 विषयों में से वो कोई भी 5 विषयों का चयन कर सकता है, और कक्षा 12 में वो देखिए पहले 21 था, वर्तमान में 27 है। तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 27 विषयों में से कोई भी 5 विषयों का चयन विद्यार्थी के द्वारा किया जा सकता है। तो आप ये अपडेट कर लीजिएगा, मैं भी इसको अपडेट कर लूँगा। 27 है यहाँ पर। आगे देखिए, प्रवेश की वैधता। जिस दिन से किसी छात्र ने प्रवेश लिया है उस दिन से लगाकर 5 वर्षों तक के लिए उस कोर्स की मान्यता रहेगी, यानी 5 वर्षों में आप कभी भी उस कोर्स को उत्तीर्ण कर सकते हैं। सार्वजनिक परीक्षा 1 वर्ष में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल के अंतर्गत। 5 वर्ष में 9 बार परीक्षा दे सकता है कोई भी छात्र। अध्ययन सामग्री निःशुल्क वितरित की जाती है RSOS के द्वारा। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम छात्र समस्या निराकरण के लिए वर्ष में 1 बार 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। क्रेडिट स्थानांतरण, जो विषय छात्र उत्तीर्ण कर लेता है उसका क्रेडिट स्थानांतरण कर दिया जाता है। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तीर्ण अधिकतम 4 विषयों में क्रेडिट स्थानांतरण का लाभ ले सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। अधिकतम 4 विषयों में ही क्रेडिट स्थानांतरण कोई भी अनुत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो ले सकता है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा देखिए, पुरस्कार प्रोत्साहन जो है इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, न्यूनतम अंक 60% से अधिक होने चाहिए। अब देखिए, कक्षा 10 और 12 में जो RSOS के अंतर्गत फर्स्ट और सेकंड बच्चे आते हैं, एकलव्य और मीरा पुरस्कार उनको दिए जाते हैं। एकलव्य तो लड़कों को दिया जाता है, मीरा पुरस्कार लड़कियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, राज्य स्तर पर फर्स्ट और सेकंड को जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 21,000 और सेकंड को
11,000। जिला स्तर पर फर्स्ट को 11,000, सेकंड को दी जाती है 5100 रुपये। खंड स्तर पर जो फर्स्ट स्थान आता है 5100 रुपये, सेकंड को 31 रुपये दिए जाते हैं। सेम टू सेम राशि दी जाती है। क्लास 12 के अंतर्गत जो फर्स्ट और सेकंड स्थान आते हैं, राज्य स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो या फिर खंड स्तर पर हो। लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। लड़कों को एकलव्य पुरस्कार के तहत राशि दी जाती है, मीरा पुरस्कार के तहत राशि दी जाती है लड़कियों को। आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रमुख अनुभाग यहाँ पर दे रखे हैं। तो प्रमुख अनुभाग कौन कौन से हैं? RSOS के प्रशासन एवं सामान्य अनुभाग, मूल्यांकन अनुभाग, परीक्षा अनुभाग, गोपनीय अनुभाग, संस्थापन अनुभाग, अकादमी अनुभाग, प्रकाशन वितरण अनुभाग, लेखा अनुभाग, अंक सुधार व मार्कशीट विभाग, जो कि विद्यार्थी सेवा केंद्र भी कहलाता है। तो ये सभी इसके अंतर्गत अनुभाग है। ROS की शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार होता है। और जो ROS है के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों है तो कुल विषय कितने हैं? तो पहले देखिए 38 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 44 हो गए हैं। ये भी आप अपडेट कर लीजिएगा। 17 तो है माध्यमिक के लिए, 27 है उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए विषय। तो इन दोनों को जोड़ने पर जो टोटल होता है वो होता है 44। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी RSTB। तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल। इसका लोगो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, नीचे बुक दे रखी है और साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल। इसका जो भवन है वो है झालाना डूंगरी, जयपुर। स्थापना इसकी हुई थी 29 दिसंबर 1973 को। औपचारिक रूप से ये अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1974 को। RSTB राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में मदन दिलावर इसके अध्यक्ष हैं। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो खेत सिंह थे। तो आप ध्यान रखिएगा। उद्देश्य की अगर हम बात करें कि पाठ्यपुस्तक मंडल के उद्देश्य क्या है? मुद्रण एवं वितरण। पहले देखिए जो ये पाठ्यपुस्तक मंडल है कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पुस्तकों का मुद्रण करता था, लेकिन वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक के राज्य के छात्रों के लिए निःशुल्क मुद्रण और वितरण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। निःशुल्क वितरण ये भी इसका उद्देश्य है। राजकीय विद्यालयों में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें सभी को दी जाती हैं। और बिक्री हेतु वितरण में जितने भी निजी संस्था हैं उनको बिक्री हेतु भी जो पुस्तकें हैं वो पाठ्यपुस्तक मंडल के द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कार्य। तो इसका कार्य क्या है? इसका केवल यही कार्य है कि पाठ्यपुस्तक की मांग के अनुसार पाठ्यपुस्तक का मुद्रण करना और उनका वितरण करना। नो लॉस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करती है। और मंडल के अंतर्गत, पाठ्यपुस्तक मंडल के अंतर्गत जो कार्मिक है, कार्मिकों की नियुक्ति से संबंधित कार्य भी बोर्ड के द्वारा या फिर मंडल के द्वारा किया जाता है। संगठन की अगर हम बात करें, शासी परिषद, इसके अंतर्गत एक परिषद है, 2 परिषद है, एक शासी परिषद, एक है निष्पादन परिषद। शासी परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार होता है। सदस्य संख्या कितनी है इस परिषद में? तो 12 है, जिसके अंतर्गत 9 तो पदेन सदस्य हैं, 3 राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। निष्पादन परिषद में जो प्रमुख होता है वो होता है सभापति, जो होता है शिक्षा सचिव। निष्पादन परिषद को पाठ्यपुस्तक मंडल की कार्यकारिणी भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत टोटल 9 सदस्य होते हैं। RSTB के कुल वितरण केंद्र कितने हैं? तो इसके अंतर्गत कुल वितरण केंद्र है 35। और केंद्रीय डिपो कहाँ पर है? तो जयपुर के अंतर्गत है। देखिए जयपुर के अंतर्गत 3 वितरण केंद्र हैं। एक तो ये केंद्रीय डिपो हो गया, एक जयपुर शहर के अंतर्गत, इसके अलावा एक है जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं SIQE से, जिसकी फुल फॉर्म है आपको जरूर ध्यान रखनी है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए सबसे पहले SIQE शिक्षा में गुणवत्ता के लिए एक क्या है? समन्वित कार्यक्रम है, जो कि 2015-16 के अंतर्गत शुरू किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसका ध्येय वाक्य क्या है? सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। SIQE समझौता किन किन के बीच में हुआ था? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसके अलावा यूनिसेफ, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, RSCERT,
इसके अलावा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, इन सभी के मध्य में MOU हुआ था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, SIQE समझौता इन सभी के बीच में हुआ था। SIQE के तहत ABL, CCP तथा CCE को समन्वित रूप से क्रियान्वित किया जाता है। तो इन तीनों के फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ABL की फुल फॉर्म है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCP की फुल फॉर्म है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, CCE की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसके अलावा एक भी और ये भी ध्यान रखिएगा, लहर की फुल फॉर्म है लर्निंग इनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। क्लास 1 से 5 के लिए लहर कक्ष बनाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी इस कार्यक्रम के तहत, लहर कार्यक्रम के तहत। तो ये जितने भी ये चीजें हैं, ये किसके तहत चलाई जा रही है, किसके अंतर्गत चलाई जा रही है, SIQE के अंतर्गत। आगे देखते हैं, SIQE के तहत CCE संचालन के दस्तावेज व प्रक्रियाएं। तो कौन कौन से हैं, पाठ्यक्रम का टर्मवार विभाजन, इसके अलावा आधार रेखा मूल्यांकन, अध्यापक योजना डायरी, सतत एवं व्यापक आकलन अभिलेख, विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन, पोर्टफोलियो, शिक्षक छात्र एवं अभिभावक शेयरिंग बैठक के दौरान फीडबैक। तो ये सभी दस्तावेज और प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत शामिल है CCE संचालन के अंतर्गत। SIQE के उद्देश्य क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, SIQE के उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षण, इसके अलावा परीक्षा के भय को दूर करना, गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षा की नींव को मजबूत करना, बच्चों में सृजनात्मकता व मौलिक चिंतन का विकास करना, छात्रों के ठहराव को सुनिश्चित करना स्कूलों के अंतर्गत। इसके अलावा बच्चों में संज्ञानात्मक व व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करना। तो ये सभी उद्देश्य है SIQE के। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये जो नीचे दे रखे हैं, देखते हैं इनको। SIQE परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा। SIQE के जो अकादमिक कार्य हैं वो किए जाते हैं RSCERT के द्वारा। SIQE के शैक्षिक समर्थन है, प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। और SIQE को तकनीकी समर्थन दिया गया है बौद्ध शिक्षा समिति और यूनिसेफ के द्वारा। तो ये जो 4 फैक्ट हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका आप बार बार रिवीजन करिएगा। SIQE का संचालन राज्य स्तर पर किन किन के द्वारा, कौन कौन से समितियों के द्वारा किया जाता है, परियोजना परिचालन समिति, इसके अलावा राज्य कार्यकारी समूह और राज्य शैक्षिक समूह, तो इनके द्वारा SIQE का संचालन राज्य स्तर पर किया जाता है। जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक समूह, इनके द्वारा SIQE का संचालन किया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है SIQE से संबंधित वो हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दीक्षा राइज। तो दीक्षा राइज की, इसके अंतर्गत दीक्षा की अलग फुल फॉर्म है, राइज की अलग है। तो देखते हैं, दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दीक्षा NCERT की एक पहल है। तो गूगल का जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर के ऊपर दीक्षा की एप्लीकेशन भी है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है जो ये दीक्षा कार्यक्रम है ये। इसके अलावा दीक्षा ऐप, इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, 5 सितंबर 2017 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा। आदर्श वाक्य क्या है इस कार्यक्रम का, तो इसका आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ये भी आप ध्यान रखिएगा, निष्ठा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म में राज्य में 2019-20 में ये जो कार्यक्रम है ये संचालित हुआ था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, जो अपना ये राइज वाला है, दीक्षा राइज वाला, इसके अंदर की फैक्ट है शिक्षा विभाग ने
जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है यानी NCTE के साथ में मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस का निर्माण किया, यानी राइस का निर्माण किया। आगे देखते हैं, दीक्षा राइज पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया, किस सत्र से? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है 2018-19 से। दीक्षा राइज के उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता मंच प्रदान करना, शिक्षकों को सशक्त बनाना, शिक्षकों के व्यक्तित्व व व्यावसायिक विकास को समृद्ध करना, ई कंटेंट व डिजिटल बुक उपलब्ध करवाना। तो ये सभी दीक्षा राइज के उद्देश्य हैं। दीक्षा राइज की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है शिक्षक अपना जो व्यक्तिगत जानकारी है वो ऐप के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, पेज निर्मित कर सकते हैं। शिक्षक स्वयं ऐप में कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। शिक्षक व्यक्तिगत कोर्स, ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षकों को व्यक्तिगत कोर्स भी उपलब्ध होते हैं। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना, तो ये भी इस ऐप के माध्यम से होता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए कुछ अन्य नवाचार भी हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। ई कक्षा कार्यक्रम शुरुआत इसकी हुई थी 15 अक्टूबर 2020 को। ये कक्षा 1 से 12 तक के लिए है ई कक्षा कार्यक्रम। केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड है और राजस्थान सरकार है, इन दोनों के द्वारा ये कार्यक्रम लाया गया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ई कक्षा कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम, ये RSCRT के द्वारा 2 मई 2020 को लाया गया। प्रत्येक शनिवार को कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। जो अगला कार्यक्रम है वो है RKSM-BK। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम। ये कब लाया गया? 11 जुलाई 2022 को। तो आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन कौन सी कक्षाओं के लिए है? कक्षा 1 से लगाकर 8 के लिए लाया गया था। सत्र 2022-23 के अंतर्गत। सत्र की अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 22-23 के अंतर्गत है। वर्तमान में RKSM-BK का जो नाम है वो परिवर्तन कर दिया गया है। दक्षता आधारित आकलन इसको कहा जाता है। तो इसका सत्र भी आप ध्यान रखिएगा 24-25। और इसके अलावा ये आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो ये दक्षता आधारित आकलन होते हैं वो कक्षा 3 से लगाकर 8 के बच्चों के लिए होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखिएगा। कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। स्माइल जो ये कार्यक्रम है इसका, स्माइल के चरण, तो 3 चरण है यहाँ पर दे रखे हैं। स्माइल, फिर स्माइल 2.0 और यहाँ पर स्माइल 3.0। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्माइल जो सबसे पहले कार्यक्रम आया था, ये आया था 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को। स्माइल 3.0 ये आया था 21 जून 2021 को। यानी 2 तो थे 2020 के और थर्ड वाला था 2021 के अंतर्गत। कोरोना के समय ये जो कार्यक्रम है ये संचालित किए गए थे। तो ये डेट जो है काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं स्माइल का प्रारंभ, ये आपने ऊपर देखा है यहाँ पर 13 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को घर बैठे ई कंटेंट उपलब्ध करवाना। समय इसका रखा गया था प्रतिदिन सुबह 9 बजे। तो इस 9 बजे के क्या होता था, इसका एक ध्येयवाक्य भी रखा गया था स्माइल कार्यक्रम का, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्माइल का संचालन निम्न कार्यक्रमों के द्वारा किया गया। तो इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम हुए, आओ घर में सीखें और आओ घर में सीखें 2.0। तो आओ घर में सीखें ये जो कार्यक्रम है ये कब चलाया गया? तो ये चलाया गया था 26 अक्टूबर 2020 को। और इसके तहत ही स्माइल 2.2 की शुरुआत की गई थी 2 नवंबर 2020 को। जो सेकंड है आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम है जो कि 21 जून 2021 को हुआ था। इसी के अंतर्गत स्माइल 3.0 कार्यक्रम लाया गया था 21 जून 2021 को। तो इन दोनों की डेट तो सेम है, इनकी जो है डेट अलग अलग है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितनी भी ये डेटें हैं वो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं स्माइल 2.0 आओ
घर में सीखे कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम है चलाया गया। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 प्रत्येक सोमवार को गृह कार्य देना। कक्षा 6 से 8 प्रत्येक सोमवार और बुधवार को बच्चों को गृह कार्य देना। कक्षा 9 से 12 के जो विद्यार्थी है वो विद्यालय में अपनी स्वेच्छा से आकर गृह कार्य ले सकते थे। तो ये जो कार्यक्रम था ये किसके अंतर्गत था? 2.0 के अंतर्गत, स्माइल 2.0। विषय अध्यापक छात्रों से 2 बार बात उनको करना अनिवार्य था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, आओ घर में सीखे 2.0। 21 जून 2021 इसी के तहत स्माइल 3.0 चलाया गया था, जिसकी डेट भी सेम ही है, 21 जून 2021। बच्चों को विद्यालय से वापस जोड़ना, इसके तहत मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो बैक टू स्कूल वाला प्रोग्राम है वो चलाया गया था। बुनियादी दक्षता पर ध्यान देना और बहुविध शिक्षण प्रणाली, टीचर कॉलिंग, तो ये सभी कार्यक्रम या फिर प्रोग्राम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए थे, आओ घर में सीखे 2.0 के अंतर्गत। स्माइल 3.0 21 जून 2021 व्हाट्सएप आधारित क्विज द्वारा सतत मूल्यांकन करना। इसमें जो समय रखा गया, पहले तो देखिए स्माइल के अंतर्गत 9 बजे हर घर घंटी बजे वाला, बाद में समय को चेंज कर दिया गया, सुबह 8 बजे ग्रुप में ई कंटेंट अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। शनिवार को व्हाट्सएप पर क्विज भेजे जाते थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाद में इसके लिए अलग से, स्माइल के लिए अलग से एक ऐप गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जिसका नाम है कॉन्वे जीनियस ऐप। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा दर्शन। तो ये आप ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत देखिए ये भी कोरोना के टाइम में चलाया गया था, स्माइल भी कोरोना के समय चलाया गया था। तो कोरोना काल में घर बैठे बच्चों को दूरदर्शन से ई लर्निंग करवाना। शुरुआत इसकी हुई थी, डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 जून 2020 को। वाक्य क्या रखा गया था इसके अंतर्गत? ध्येय वाक्य, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्रसारण चैनल डीडी राजस्थान, और प्रसारण समय ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 3.25 घंटे का समय रखा गया था। मिनट में कहे तो 195 मिनट। 2 स्लॉट में सोमवार से शनिवार तक ये जो कार्यक्रम है वो चैनल पर आता था, डीडी राजस्थान पर। अब देखिए प्रथम स्लॉट यहाँ पर दे रखा है, सेकंड स्लॉट यहाँ पर दे रखा है। प्रथम स्लॉट में कक्षा 9 से 12, सेकंड स्लॉट में 1 से 8। तो इसका जो समय रखा गया था वो रखा गया था 12:30 से लगाकर 2:30 तक, 2 घंटे का समय। इसमें 3 बजे से लगाकर 4:15 बजे तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 1.25 घंटा का इसके अंतर्गत टाइम रखा गया था। समय सारणी हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रत्येक शनिवार को सामग्री के अंतर्गत शिल्प कला इससे आधारित होती थी। प्रत्येक शनिवार को जो सामग्री भेजते थे वो। अब देखिए समय सारणी के अंतर्गत जो 12:30 से लगाकर 1:30 बजे तक क्लास 9 से 10 के जो शिक्षण सामग्री होती थी वो प्रसारित होती थी। 1:30 बजे से लगाकर 2:30 बजे तक 11-12 कक्षा के लिए, फिर 3 से लगाकर 3:30 बजे तक कक्षा 1 से 5, और 3:30 से लगाकर 4:15 बजे तक कक्षा 6-7 के लिए जो कार्यक्रम है या फिर जो भी शिक्षण सामग्री है वो प्रसारित की जाती थी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, यह कार्यक्रम RSCRT के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से संचालित किया गया। ये भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। दीक्षा जो ये शिक्षा दर्शन है इसके अंतर्गत सामग्री निर्माण व डिजिटल सहयोग में एक्वेशन टिकटेक्लोन सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन की भूमिका रही थी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कक्षा 5 तक कार्टून के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, जो ये शिक्षा दर्शन है इसके अंतर्गत। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा वाणी। ये भी कोरोना के समय चला गया एक प्रोग्राम था। कोविड-19 के समय घर बैठे विद्यार्थियों को आकाशवाणी के माध्यम से ये जो कार्यक्रम है शिक्षा वाणी ये चलाया गया। शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत, ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, 11 मई 2020। वाक्य की अगर हम बात करें, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। समय इसका रखा गया था प्रातः 11 बजे से लगाकर
11:55 तक, यानी 55 मिनट सोमवार से शनिवार। प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर राजस्थान के 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क प्रसारण किया जाता था इस कार्यक्रम का। कंटेंट कक्षा 1 से 2 के लिए तो मीना की कहानी ये कंटेंट था, और कक्षा 3 से 12 तक पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट था। आगे यहाँ पर देखते हैं, प्रत्येक शनिवार को हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। समय सारणी की बात करें तो कक्षा 1 के 2 के लिए जो टाइम था वो था 15 मिनट का, 11 से लगाकर 11:15। कक्षा 3 से 8 में 11:16 से लगाकर 11:35 तक, और कक्षा 9 से 12 तक का जो कार्यक्रम था 11:36 से लगाकर 11:55 तक का। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा वाणी की जो CBSE द्वारा संचालित ऐप है उसका नाम आप ध्यान रखिएगा, पॉडकास्ट। शिक्षा वाणी का प्रसारण बीच में रोक दिया गया था, जो पुनः आओ घर में से सीखें 2.0 कार्यक्रम के साथ में 21 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये डेट है आओ घर से सीखे 2.0 की, स्माइल 3.0 की, इसके अलावा जो वापस शुरू हुआ ये कार्यक्रम शिक्षा वाणी इसकी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समग्र शिक्षा अभियान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में समसा ऐसे कहते हैं। वाक्य क्या है, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। सत्र 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान शुरू हुआ, प्री प्राथमिक से लगाकर कक्षा 12वीं तक के लिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा, सर्व शिक्षा अभियान SSA और शिक्षक शिक्षा TE, इन सभी को एकीकृत करके निर्मित किया गया है जो अपना समग्र शिक्षा अभियान है समसा को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फंड शेयरिंग पैटर्न, इसके अंतर्गत जो फंड शेयरिंग पैटर्न है वो है केंद्र और राज्य के मध्य में 40 और 60-40 का रेशो। केंद्र तो भुगतान करेगा 60%, राज्य 40%। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें अलग है, 90% वहन करती है केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं समसा के उद्देश्य क्या क्या है। समसा के उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक व लैंगिक अंतर को कम करना, समानता व समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, व्यावसायिक शिक्षा, इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 को शामिल किया गया है, खेल और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, इसके अलावा शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना। ये सभी उद्देश्य है समसा के। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के संचालन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद RCSE व राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद RCEE को एकीकृत कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान स्कूल परिषद का गठन इन दोनों को एकीकृत करने से हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की स्थापना शिक्षा संकुल जयपुर में हुई थी 24 मई 2018 को, और पंजीयन किया गया इसका 3 सितंबर 2020 को। तो ये पंजीयन वाली डेट भी आप ध्यान रखिएगा, और स्थापना कब हुई राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो समसा है, समसा अभियान की कार्य योजना क्या क्या है। इसके अंतर्गत देखिए, डिजिटल शिक्षा प्रदान करना, स्कूलों को सुदृढ़ बनाना, लड़कियों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, कौशल व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा 6 से शुरुआत करना। 9 से 12 तो है ही है, लेकिन इसको 6 से शुरू करना, ये इसकी कार्य योजना है। खेल व शारीरिक शिक्षा, क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना और शिक्षक शिक्षा। आगे यहाँ पर है समसा की राज्य स्तर की समितियां। तो 2 समितियां हैं, शासी परिषद, निष्पादन मंडल। शासी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री। निष्पादन मंडल के सभापति होते हैं मुख्य शासन सचिव। समसा की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था, राजस्थान
स्कूल शिक्षा परिषद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत देखिए समसा के अंतर्गत 2T पर बल दिया गया है, टीचर और टेक्नोलॉजी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 2T का मतलब क्या है, टीचर और टेक्नोलॉजी। आगे यहाँ पर समसा 2.0, इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा के स्तर में सुधार करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने में सहयोग करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा पर ध्यान देना, इसके अलावा मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक जोर। तो ये सभी मुख्य उद्देश्य थे समसा 2.0 के। समसा 2.0 की विशेषता, इसका प्रारंभ यानी शुरू कब हुआ, 2.0 4 अगस्त 2021 को। योजना क्रियान्वयन, तो ये जो योजना बनेगी इसका जो टाइम पीरियड रखा गया 1 अप्रैल 2021 से लगाकर 31 मार्च 2026 तक। बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना, ये सभी इसकी विशेषता है समसा 2.0 की। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सतत व्यापक लक्ष्य शामिल, तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें शामिल है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निपुण, निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसकी शुरुआत कब हुई थी निपुण कार्यक्रम की, 5 जुलाई 2021 को। ये समसा का ही एक हिस्सा है। 2026-27 तक बच्चों को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित सीखने की क्षमता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये कक्षा 1 से 3 के बच्चों के यहाँ पर बात हो रही है, उनको मतलब पढ़ना लिखना आना चाहिए और अंक गणित का नॉलेज होना चाहिए। अगली फुल फॉर्म है FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, 3 से लगाकर 9 वर्ष के बच्चों के लिए। ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। और एक फुल फॉर्म है क्लिक, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज। ये इंपॉर्टेंट कुछ फुल फॉर्म्स है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये देखिए शॉर्ट नोट्स हैं। पूर्ण आशा मुझे है इस बार कि अपने इन शॉर्ट नोट से आपको अधिकतम प्रश्न मिल जाएंगे, और क्योंकि इस बार एजुकेशन साइकोलॉजी भी है तो अधिक प्रश्न बनेंगे नहीं, और आरपीएससी जो भी प्रश्न बनाएगी उसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि अधिक डीप में जाके पूछेगी। तो मुझे पूर्ण आशा है कि अपने इन शॉर्ट नोट से आपको अधिकतम प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अब तो ये हम तभी पता लगा पाएंगे जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में हम कुछ कह पाएंगे कि कितने प्रश्न बने। तो तब तक आप अपनी जो तैयारी है वो शानदार रूप से करते रहिए। बस एक ही चीज कहूंगा, अगर आप बार बार प्रत्येक चीज का आपने रिवीजन कर लिया और जितना हो सके अपने से प्रैक्टिस कर ली, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के टाइम यानी जो एग्जाम से पहले के 2 दिन है, 2 दिन आप कंप्लीट रूप से रिलैक्स लेना। अगर आप रिलैक्स होकर पेपर देने जाएंगे तभी आपका पेपर अच्छा होगा। पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पेपर को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और पेपर मैनेज क्यों नहीं होता है, क्योंकि कल एग्जाम है और आज हम रात के 1-1 बजे 2-2 बजे या 12 बजे अगर हम 10 बजे तक भी पढ़ ले तो भी हम अच्छा पेपर अटेंड करके नहीं आ सकते। ये मैंने खुद देखा है। मैंने 3rd ग्रेड में जब सिलेक्शन लिया तो कम से कम मैंने 2 या फिर 3 दिन पहले ही मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो छोड़ दी थी और कंप्लीट रूप से रिलैक्स हो गया था, तो भी मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरे काफी सारे ऐसे साथी है जो सेम मतलब जब एग्जाम था उसी एग्जाम से 1 दिन पहले रात को 12-12 या फिर 1-1 बजे तक पढ़े थे और उनका 2 गुना में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बस मेन चीज यही है कि पढ़ा हमने और उन्होंने सेम ही था, वो पेपर को मैनेज नहीं कर पाए। पेपर हमारा तभी मैनेज होगा जब हमारा जो माइंड है वो एकदम रिलैक्स होगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखकर इस बार पेपर अटेंड करना, निश्चित रूप से आपका जो परिणाम है काफी शानदार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।